नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें कक्षा 9 से 12, कक्षा 9, 10, 11 और 12 इनसे संबंधित जो प्रकरण हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और व्याकरण क्या है, भाषा क्या है, लिपि क्या है, इसको अपन थोड़ा सा समझेंगे। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि कक्षा जब हम 12वीं पास कर लेते हैं या 10वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के जो वैकेंसीज आती हैं, जिनमें 10th पास और 12th पास जो है बच्चे एग्जाम दे सकते हैं 18 वर्ष की उम्र के बाद में, उनमें जहां जहां पर भी हिंदी का सिलेबस आता है, हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस आता है, वो बच्चों आपके 9वीं से 12वीं तक का जो व्याकरण है वही आपके आता है। उसी के ऊपर अपन जो है अब इस वीडियो से अपन चर्चा शुरू करेंगे। व्याकरण के जितने भी वीडियो हैं वो आपके आगे आने वाले समय में भी काफी लाभदायक रहेंगे। आपको जो है इससे काफी फायदा होगा, आपकी भाषा सुधरेगी और इसके अलावा जब आप कंपटीशन में जाएंगे उस समय भी ये सारी बातें आपके काफी काम आने वाली हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण की। अब हिंदी व्याकरण में हम जो है क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या विषय वस्तु है, उसके ऊपर थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। जैसे अपन हिंदी भाषा की अपन बात करते हैं, हिंदी भाषा है ना, तो हिंदी भाषा, तो अब ये भाषा है तो सबसे पहले भाषा क्या है इसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए। फिर हिंदी शब्द ये कहाँ से आया, इसका हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या रहा, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बेसिक हिंदी का होना आपका जरूरी है। ठीक है, इसका ज्ञान अगर आपके पास है तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपके ज्ञान वृद्धि में और कक्षा 9 से 12 तक जो आपके व्याकरण के जो टॉपिक आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपके सीधा सवाल नहीं रहता है किसमें, पाठ्यक्रम में, लेकिन फिर भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अपठित गद्यांश का प्रश्न आया, ठीक है, अपठित गद्यांश में कोई एक शब्द दिया हुआ है जैसे सामाजिक, है ना, तो सामाजिक शब्द दे दिया, वहां पर आपके क्या पूछेंगे, उसमें 1 नंबर का प्रश्न का सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। सीधा तौर पे देखा जाए तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी वहां अपठित गद्यांश में व्याकरण से संबंधित कक्षा 12th में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 11th में भी पूछे जा सकते हैं। तो हम जो है उनको क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से हिंदी बेसिक व्याकरण के जो है वो अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हिंदी भाषा और व्याकरण, इसके लिए पुस्तक कौन कौन सी देखें, तो एक आता है नवीन हिंदी व्याकरण, ये है डॉक्टर सोहनदान चारण। ये कौन सी है, CBSE की है, ठीक है, CBSE की ये बुक है। अब CBSE की बुक है, अभी अपना कोर्स कौन सा चल रहा है, CBSE का चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई CBSE के हिसाब से देखना रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई डॉक्टर सोहनदान चारण की किताब ये हो गई, कौन सी है ये है कक्षा 9 से 12 तक। ये किताब अगर आपके पास है तो आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सारा जो है आपके क्या होगा, काम आएगा। इसी तरह से अभी पुराना जो ओल्ड कोर्स चल रहा था उसमें हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये भी कहां से कहां तक है, कक्षा 9 से 12 तक है, ठीक है। तो ये किताब भी आपके काम की है, ठीक है। ये कौन सी है, ये RBSE की, RBSE ये आपके ओल्ड कोर्स की है, पुराना कोर्स। अब ओल्ड कोर्स अगर आपका है, अगर आपने किताब खरीद रखी है तो वापस खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी किताब से अपना काम चल जाएगा। उसके बाद अगर मान लो आपके पास नहीं है, अभी आप 12th में है, 9th में है, 11th में, 10th, कहीं की किसी भी क्लास में है, तो आप ये क्या करें, ये आपके डॉक्टर सोहनदान चारण की आप किताब खरीद लें, ठीक है। ये किताब खरीदने से आपके क्या है कि कक्षा 9 से 12 तक व्याकरण से संबंधित जो भी टॉपिक रहेंगे वो इनमें मिल जाएंगे।
और इसके अलावा कंपटीशन में भी जब आप जाएंगे तो उसमें भी बेसिक हिंदी के लिए आपके लिए जरूरी रहेंगी। अब उसके बाद हम बात करें भाई आगे जो है इससे पहले अगर हमारी हिंदी कमजोर है तो क्या करें, तो कक्षा 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, कौन सी, व्याकरण की किताब, व्याकरण की पुस्तकें, उनका क्या करें, अध्ययन करें, उनको देखें, उसके बाद इसको पढ़ें, तो क्या होगा, हमारा बेस अच्छा तैयार हो जाएगा। तो अभी अपन ने चर्चा करी, जैसे हिंदी भाषा और व्याकरण की अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले किताब में पहली किताब, दूसरी किताब और ये किताबें जो छोटी कक्षा की है, इनको हमें अध्ययन करना है। ये अगर हमारा अच्छे से तैयार है तो हम हिंदी को लिखने में, पढ़ने में, समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हुआ अपने किताबों की बात। अब हम जो है व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बात अपन बात करें। कि भाई व्याकरण में अपना पहला टॉपिक क्या रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। पहला टॉपिक रहेगा भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, इंट्रोडक्शन। ये आना जरूरी है। सबसे पहले भाषा क्या है, भाषा के बारे में, फिर क्योंकि अपन व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण की परिचय, फिर लिपि क्या है, लिपि का परिचय, ये अपने को आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में वर्ण, आपके जो है व्याकरण है उसका विस्तार अपन देखेंगे, वर्ण विचार, उसके बाद अपन देखेंगे शब्द विचार, और फिर अपन पढ़ेंगे वाक्य विचार। ठीक है, तो ये 3 क्रम में अपन क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, भाषा की, कि भाषा क्या है। ठीक है, तो बच्चों आज का अपना जो पहला वीडियो है उसका जो है टॉपिक क्या रहेगा, उसका प्रकरण टॉपिक भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, भाषा की। किसकी बात करेंगे, भाषा की। ये आपका क्या है, ये आपका प्रकरण टॉपिक है। तो जैसे मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, वो समाज में रहता है और समाज में रहने के साथ साथ क्या है, उसके पास जो है समाज में रहने के साथ साथ उसके पास क्या है भाई, उसके पास जो है एक समूह है, उसमें वो बातचीत करता है, विचारों, सूचनाओं, तथ्यों का आदान प्रदान करता है। अच्छा, समाज के बगैर वो रह नहीं सकता। अगर आपको कह दे कि जेल में डाल दिया जाए, जेल में डालने से क्या होगा, आप दूसरे समाज से कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो मनुष्य को बहुत दुख और तकलीफ होती है। तो प्राचीन काल से ही मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और उसके साथ ही साथ क्या है, उसके साथ ही साथ वो जो है समाज में रहते हुए विकास करता है। तो उसका जब क्रमिक विकास हुआ है, प्राचीन काल में वो बंदर था, चिंपांजी हुआ, चिंपांजी से मनुष्य बना, गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, कच्चा मांस खाता था, है ना। तो वो आपके जो है पाषाण युग, उसका अपन ने अध्ययन किया। ठीक है, उसमें जो है आग का उसने आविष्कार किया, पहिए का उसने आविष्कार किया और उसके लिए बड़े लाभदायक रहे। लेकिन उस जमाने में भी वो क्या है, संकेतों के माध्यम से चीखने चिल्लाने या कोई ऐसी ध्वनियां निकालता रहा होगा, कल्पना करते हैं अपन, जिससे वो अपना काम चलाता है, विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे मनुष्य का विकास होता है। विकास होने के साथ साथ उसमें भाषा का भी विकास होता है। पहले भाषा कौन सी आई, पहले आई सांकेतिक भाषा, उसके बाद कौन सी भाषा आई, उसके बाद आई मौखिक भाषा, और फिर उस मौखिक भाषा को क्या किया गया, लिपिबद्ध किया गया, उसके कुछ चिन्ह बताए गए, बनाए गए, फिक्स किए गए, मानक रूप लिया गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, लिखित भाषा का, लिपि का विकास हुआ। तो
जहां तक अपन बात करें कि अभी वर्तमान में जो अपन जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, राजस्थानी भाषा, इनका हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या ये ऐसे ही आ गई? नहीं, ये धीरे धीरे इनका क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया अपने इसका इतिहास या इंट्रोडक्शन, परिचय। अब हम बात करते हैं किसकी? भाषा शब्द की। किसकी? भाषा शब्द की। कि ये भाषा शब्द जो है आया कहां से है? कहां से आया है? तो भाषा का अर्थ, भाषा का क्या अर्थ होता है? भाषा का अर्थ, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये भाषा शब्द जो है, भाषा शब्द, भाषा शब्द कहां से आया है? संस्कृत की भाष धातु से। संस्कृत की भाष धातु है ना, इस धातु से शब्द का निर्माण हुआ है, भाष धातु से निर्मित है। तो अब बताओ भाई, ये भाष का क्या मीनिंग होता है? भाष का, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। तो भाष का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, या भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ हो गया विचार प्रकट करना। अब विचार कैसे प्रकट करते हैं भाई? जैसे अपन बोलकर, लिखकर, है ना, तो भाषा से क्या बनता है? भाषण। क्या बनता है? भाषण। भाषण का मतलब क्या होता है? बोलना। तो सबसे पहले किस रूप में आई भाषा? मौखिक भाषा में आई है। किस भाषा में आई है? मौखिक भाषा में। मौखिक भाषा में इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, तो अपन ने दो चीज देखी। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से निर्मित हुआ है। भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करते हैं संस्कृत की एक परिभाषा। अर्थ हो गया, अब अपन बात करते हैं परिभाषा की। भाषा की परिभाषा, संस्कृत में जहां अपन बात करें तो सबसे पहले भाष्यति इति भाषा। भाष्यति इति भाषा, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? संस्कृत भाषा की परिभाषा की। कि भाष्यते इति भाषा, अर्थात वाणी को जो व्यक्त करे, बोला जाए, वाणी बोलना ना, वाणी को क्या कहते हैं? वाणी को भाषा कहते हैं। बोल रहे हैं वो क्या है? वो भाषा है। ये हो गया इसका अर्थ में। अब उसके बाद एक परिभाषा ये हुई। ठीक है, अर्थात क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई भाषा मनुष्य के भाषा मनुष्य के मनोभावों एवं विचारों का माध्यम है। क्या है ये? माध्यम है। जैसे हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, इसे अपन कहते हैं मीडियम, है ना। जैसे हिंदी मीडियम है तो सारा पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम मतलब हिंदी को छोड़कर, भाषा को छोड़कर किसमें? जैसे सामाजिक हो, अंग्रेजी हो, वो सब के, या भूगोल हो, वो सब किसमें आएगा? इंग्लिश। तो ये क्या हो गया? ये एक हो गया माध्यम। तो ये क्या हो गया? विचारों, सूचनाओं, तथ्यों के आदान प्रदान का माध्यम कहलाता है भाषा। तो अब इसके बाद अगर अपन बात करें कि भाई ये जो भाषा है, भाषा की परिभाषा, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, है ना, भोलानाथ तिवारी, जो कि बहुत बड़े हिंदी के क्या हैं? व्याकरणविद हैं। उन्होंने भाषा की क्या परिभाषा दी है भाई? उन्होंने बताया है कि भाषा उच्चारण अवयवों से
भाषा उच्चारण अवयवों से भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसमें समाज के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मेन बात यह है, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल सी बातें कि अगर प्रश्न आता है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के लिए जो है जैसे संस्कृत की परिभाषा हो गई, सामान्य परिभाषा हो गई, भोलानाथ तिवारी की परिभाषा हो गई, तो ये अगर आपके सिलेबस में टॉपिक रहता है भाषा, व्याकरण और लिपि, तो उसके लिए आपके लिए है। और उसके अलावा सामान्य जानकारी के लिए भी ये जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब इसके बाद क्या है, भाषा के प्रकार की बात अपन करेंगे। भाषा की अर्थ हो गया, भाषा की परिभाषा हो गई, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, भाषा के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सांकेतिक भाषा, दूसरा आपका होता है लिखित मौखिक भाषा, और तीसरी होती है आपके लिखित भाषा। अब सांकेतिक भाषा की जहां अपन बात करते हैं तो ये प्राचीन समय में, पुराने जमाने में चलती थी। ठीक है, और उसके बाद अपने जो है इसका प्रयोग और भी होने लगा, जैसे अभी ट्रैफिक लाइट्स में इनका उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, जो आपके आर्मी में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा आपके जो मूक बधिर हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो संकेतों के द्वारा अपनी बात, छोटे बच्चे वो अपने संकेतों के माध्यम से जो क्या करते हैं, अपनी बात करते हैं, ये सांकेतिक भाषा। उसके बाद ये पुरानी से पुरानी भी है और नए से नई की भी है। इसमें सबसे कठिन भाषा कौन सी रहेगी? ये सांकेतिक भाषा रहेगी। उसके बाद में जो अपन बोलकर विचारों को प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा हो जाएगी। और अगर अपन लिख रहे हैं, जैसे भी मैं बोल रहा हूं, ये मौखिक भाषा हुआ, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ ये लिखित भाषा। तो दूसरा प्रकार हुआ मौखिक भाषा, और तीसरा हो गया आपके लिखित भाषा। लिखकर ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अगर हम विचारों, सूचनाओं, तथ्यों का आदान प्रदान करें तो लिखित भाषा हो जाएगा। तो सबसे सरल कौन सा हो गया? सबसे सरल हो गया मौखिक, और सबसे कठिन हो गया सांकेतिक। लिखित भाषा के लिए हमें व्याकरण की और लिपि की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। तो जो अपने जो दूसरे टॉपिक हैं ये सारे, ये किससे निकलेंगे? इस लिखित भाषा से ही निकलेंगे। तो भाषा का प्रकार हुआ मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा, सबसे कठिन भाषा आपके सांकेतिक भाषा। अब भाषा के विविध रूप, भाषा के विविध रूप। अब विविध रूपों की जहां अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे रूप हमारे सामने आते हैं भाषा के। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हमारी मातृभाषा कौन सी है, ठीक है, हमारी स्थानीय भाषा कौन सी है, बोली कौन सी है ना। तो भाषा के अनेक रूप हमारे सामने आते हैं। भाषा के विविध रूप। अब विविध रूपों की जहां बात आती है तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, जैसे मूल भाषा, जहां से किसी भाषा की उत्पत्ति होती है, जहां से किसी भाषा का जो है निर्माण होता है, बनती है, वो मूल भाषा कहलाती है।
जैसे हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा, ठीक है। इसी तरह से अंग्रेजी की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी की लैटिन भाषा, है ना। तो ये लैटिन है, संस्कृत है, ये क्या कहलाएंगी? ये मूल भाषाएं कहलाएंगी। मूल भाषा से मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है आपके जहां से कोई भाषा बनती है, निर्मित होती है, तो वो क्या कहलाता है? मूल भाषा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में विभाषा। विभाषा में क्या रहेगा कि उसका जो परिवर्तित रूप है, जैसे संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से पाली, पाली से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसेनी और सौरसेनी से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। तो ये जो आधुनिक हिंदी है वो क्या कहलाएगी? आपके विभाषा कहलाएगी, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है और उसके बाद ही जो है क्या होगा, इसमें आपके विकास होते होते वो भाषा का रूप धारण करती है। फिर उसके बाद इससे आगे अपन बात करें तो बोली क्या रहती है? जो मौखिक रूप में रहती है किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे अपने यहाँ मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी, मेवाड़ में आपके मेवाड़ी, ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी, है ना। तो इस प्रकार से ये बोलियां क्षेत्र विशेष में, बहुत सीमित क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। बोलचाल में थोड़ी थोड़ी जो है दूरी पर अपन जाएंगे तो उनमें शब्दों के बोलने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। कुछ शब्द परिवर्तित हो जाएंगे, वो, है ना। तो वो क्या कहलाएगी? वो आपके बोली कहलाएगी। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उपभाषा या उपबोली। उपबोली जो अपन टॉक टू मतलब आमने सामने संपर्क के रूप में अपन इसको प्रयोग करते हैं, तो ये संपर्क भाषा। जैसे अपन जो है किसी पास गए और जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, अंग्रेज के पास गए, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगे, मारवाड़ी के पास गए, मारवाड़ी बोलने लगे, तो संपर्क के लिए जो भाषा का काम लेते हैं वो संपर्क भाषा के रूप में होती है। इसके अलावा भी आपके जो है और बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं, जैसे राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा का क्या कॉन्सेप्ट है कि जिस राष्ट्र में सभी जगह बोली जाती है वह भाषा कौन सी कहलाती है? राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है, लेकिन वर्तमान में अगर अपन देखें तो संविधान में इस राष्ट्रभाषा का कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि दक्षिण में अगर अपन जाते हैं तो हिंदी का विरोध होता है, अंग्रेजी बोलते हैं और उनकी जो स्थानीय भाषा है उनको ज्यादा वो महत्व देते हैं। तो उसके बाद राजभाषा के बाद राजभाषा। राजभाषा क्या है? राजकीय सरकारी जो कामकाज की भाषा है, उसमें आपके हिंदी, अंग्रेजी और अलग जो आपके राज्य हैं उनकी भाषाओं का प्रयोग होता है, तो वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो आपके देश से बाहर अगर अपन जाएं और किसी संपर्क भाषा का हमें प्रयोग में लेना पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे अंग्रेजी का अपन इस्तेमाल करते हैं, तो 6ठी से 12वीं तक अंग्रेजी भाषा क्यों सिखाई जाती है कि अगर हम देश से बाहर भी जाने का मौका रहे तो हम वहां अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हम पूरे विश्व से जुड़ सकें, ठीक है। सोशल मीडिया पर अपन उनसे जुड़ सकें, है ना। उनके साहित्य को पढ़कर विश्व में क्या हो रहा है उस तक अपन पहुंच सकें, ठीक है। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके भाषा के विविध रूप हैं। अब अगर अपन आगे बात करें तो भाषा की इकाई क्या क्या है? भाषा की इकाई, भाषा की इकाई जहां हम बात करें तो भाषा में क्या क्या पढ़ते हैं अपन, तो भाषा में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सबसे पहले ध्वनि जो उच्चारित होती है, ठीक है, भाषा की इकाई। भाषा की इकाई। अब इकाई में क्या क्या आएगा, यूनिट क्या क्या है, तो पहली यूनिट हो जाएगी आपके ध्वनि, जो बोल रहे हैं, है ना, अक्षर जिसे अपन कहते हैं उच्चारित रूप। दूसरी इकाई क्या है भाई भाषा की? वर्ण, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है लिखित रूप में, जिसके और टुकड़े ना हो और खंड ना हो, वो कहलाती है आपके वर्ण। अच्छा, तीसरी इकाई क्या है? वर्णों का जो है सार्थक समूह क्या बनेगा? शब्द। तो वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है।
इसी तरह से शब्द मिलकर क्या बनते हैं? पद बनते हैं। क्या बनते हैं? पद बनते हैं। और पदों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्यों से क्या बनती है? वाक्यों से बनती है भाषा। तो बच्चों अभी अपन ने जो है पहला जो टॉपिक है भाषा, व्याकरण और लिपि, इसका अपन ने भाषा वाला जो है प्रकरण अभी अपन ने पूरा किया है। अगले वीडियो में अपन जो है व्याकरण विषय पर अपन चर्चा करेंगे और उसके बाद लिपि विषय उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो इस तरह से अपना जो ये पहला टॉपिक है 3 भागों में कंप्लीट होगा। तो भाषा आप लोगों को समझ में आई होगी। हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए